तो आपका 28 मई 1990 को किसका गठन हो जाता है? इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि अंतर्राज्य परिषद का गठन कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ टाइम बाद एक डिमांड या फिर एक मंत्रिपरिषद के द्वारा एक बात उठाई जाती है कि जो हमने अपना संविधान बनाया है क्या वो अपनी अपेक्षाओं में खरा उतरा है कि नहीं उतरा है। उस चीज़ के लिए फिर से एक आयोग का गठन यहाँ पे किया गया कि भैया आप क्या कीजिए, इन केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार कीजिए, यानी कि जो हमने संविधान बनाया वो सही है कि नहीं है, मतलब सही से काम कर रहा है। इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया NCRWC, जिसको आप क्या कहते हैं? संविधान समीक्षा आयोग। संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था। ये कब गठित होता है? सन 2000 में इसका गठन कर दिया जाता है। ठीक है, पूरा नाम क्या था? नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका नाम रहता है। शॉर्ट फॉर्म में से क्या बोला जाता है? संविधान समीक्षा आयोग बोला जाता है। जिसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो किसको बनाया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो आपके क्या रहते हैं? एक रिटायर्ड न्यायाधीश रहते हैं जिनका नाम रहता है वेंकटचलैया। तो इस समिति के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे उनमें यही बातें की गई थी कि जो राज्यपाल है आपका वो मुख्यमंत्री के परामर्श से नियुक्त करना चाहिए। ठीक है, और जो आपका आर्टिकल 356 है यानी कि जो राष्ट्रपति शासन है, तो उस राष्ट्रपति शासन को लगाने का जब आपके पास कोई अंतिम विकल्प ही नहीं है तब आपको राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। तब तक आपको जो मुख्यमंत्री या फिर जो भी वहाँ पे व्यक्ति है उसको अपना बहुमत साबित करने का मौका देना चाहिए। इसके अलावा एक और सुझाव इन्होंने दिया था कि जो आपदा प्रबंधन है उसको आप समवर्ती सूची में लेके आइए। और देखो जो आपका अंतर्राज्य परिषद है उसका विवाद तो ख़त्म हो चुका था क्योंकि उसका गठन हो चुका है आपका 1990 में। अब एक और बात थी, वो थी क्या? जो नदियों पे क्या होता है आपका विवाद होता है। तो इन्होंने क्या बात की कि जो आपका नदी बोर्ड है उनका जो आप क्या कीजिए, गठन कीजिए, और वो आपको क्या होना चाहिए, वो काम आप न्यायालय को सौंप दीजिए कि जो नदियों पे जो विवाद होगा वो कौन हैंडल करेगा, वो सारी चीज़ें वो हैंडल करेंगे आपके कौन? न्यायालय। ये सुझाव देता है कौन? आपका संविधान समीक्षा आयोग। इसके बाद आपका एक समस्या बड़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। तेज़ी से कैसे बढ़ने लग जाती है कि देखिए जब आपका 1990-91 का दौर था तो भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसे हो चुकी थी? बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। तो भारत के पास ज़्यादा दिनों तक व्यापार करने के लिए पैसा नहीं रहता है। तो उस टाइम पे जो आपके प्रधानमंत्री रहते हैं, क्या नाम रहता है उनका? TC नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री रहते हैं मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह से बात की गई तो भैया आप भारत की अर्थव्यवस्था को इस स्थिति से उभारिए। तो हुआ क्या कि जब भारत के जो वित्त मंत्री रहते हैं वो बात करते हैं IMF से, तो IMF उनके सामने कुछ कंडीशंस रखता है कि आपके यहाँ पे क्या है कि बाहर की कंपनियां आ नहीं पाती, उनके लिए आसान नहीं होता है। रीज़न क्या है? उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इतना टाइम लग जाता है कि सालों साल निकल जाते हैं। इस वजह से कंपनियां भारत में आ नहीं पाती हैं। तो आप इसका मतलब मुक्त व्यापार की नीति को अभी अपने यहाँ लागू नहीं किया है। आप मुक्त व्यापार की नीति को अपने यहाँ लागू कीजिए, यानी कि तभी तो आपका FDI भारत में आएगा। तो यहाँ पर जो आपके मनमोहन सिंह रहते हैं वो क्या करते हैं? फिर FDI के लिए एक रास्ता खोल देते हैं, जिस वजह से विदेशी कंपनियां भारत में क्या करने लग जाती हैं? आने लगती हैं। तो जैसे ही विदेशी कंपनियां भारत में आई तो भारतीय लोगों को उन कंपनियों में नौकरी लगने लगी। तो भारत के लोगों को किस में चले गए? आपके सेवा क्षेत्र में चले गए। तो यानी कि एक नया सेक्टर भारत में उभरा, कौन सा? सर्विस सेक्टर। तो सरकार के लिए था कि भैया सर्विस सेक्टर तो ये नया नया उभरा है, इस क्षेत्र से अभी भाई पैसा भी तो लेना है। तो इसके लिए फिर नई चीज़ सरकार ने लागू की, सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स आपका कब आता है? 1994 में। तो उसके आने का कारण यही था कि 1994 में वो इस साल क्यों आया? इसीलिए आया क्योंकि भाई अब FDI आने लगा था, यहाँ के लोग अब सर्विस सेक्टर में अपना क्या करने लगे थे? योगदान देने लगे थे। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई कि आपका 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया था 1993 में, जिसको हम पंचायती राज कहते हैं कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिलता है? 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत मिलता है। अब पंचायती राज से ग्रामों के उन इलाकों में भी, मतलब सभी इलाकों में आपके जो पंचायती व्यवस्था है वो लागू होने लगी।
तो एक भारत का सेवा सेक्टर में जाना, दूसरा आपका भारत में पंचायती राज लागू होना। तो देखो किसी भी नई व्यवस्था से ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई लोग खुश हों। तो हुआ क्या कि पंचायती राज के लागू होने से काफ़ी ग्रामीण लोग क्या हो गए, इस व्यवस्था से परेशान हो गए। तो एक नई चीज़ का जन्म होता है नक्सलवाद। तो एक तरफ तो भारत आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, नक्सलवाद जैसी समस्याएं यहाँ पर उभर कर आ रही हैं। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने के लिए फिर से एक आयोग का गठन किया जाता है, उसका नाम था पुंछी आयोग। पुंछी आयोग का गठन कब होता है आपका, 2007 में। इम्पॉर्टेंट है, मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग का क्या हो जाता है, गठन होता है। कब होता है, 2007 में इसका गठन हो जाता है। और ये अपनी जो रिपोर्ट सौंपता है, कब सौंपता है, 2010 में, जिसमें क्या होता है, ये जो आपका संविधान समीक्षा आयोग है उसी की बातों को ही उठाता है कि जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त होना चाहिए, और जो 356 आपकी है, आर्टिकल 356 है, वो तभी लागू हो जब राज्यपाल के पास कोई अंतिम विकल्प ना हो। एक और इसने बात की, क्या बात करता है कि जो राज्यपाल है उसका कार्यकाल आप 5 वर्ष निश्चित कीजिए। नॉर्मली पढ़ा तो यही जाता है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन आप देखिए राज्यपाल की अदला बदली होती रहती। तो इसने क्या किया था, इस आयोग ने जो आपका राज्यपाल है उसका कार्यकाल फिक्स करने की मांग की थी कि 5 साल कर दो। इसके अलावा बहुत सारी समीक्षाएं दी थी। तो जो ये सारे आयोग हमने पढ़े हैं, ये सारे के सारे आयोग किससे संबंधित है, आपके केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। तो अभी तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि भैया इस केंद्र राज्य संबंध यानी कि भाग 11 में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि में से एग्ज़ाम में आने योग्य हैं। तो हमने पढ़ा कि भैया जो आपके क्या हैं, अनुच्छेद 245 से 263 तक का वर्णन किसे, केंद्र राज्य संबंध के बारे में इसमें क्या दिए गए हैं, आर्टिकल दिए गए हैं। अब हम उन अनुच्छेदों को पढ़ लेंगे। तो अनुच्छेद आपका जो 245 है, अनुच्छेद 245 क्या कहता है कि जो संसद है वो भारत के किसी भी भाग के लिए, समस्त भारत हो या भारत का किसी भी एक भाग हो, उसके लिए विधि निर्माण कर सकती है, उसको अधिकार है। जैसे राज्य अपने राज्य के किसी भी भाग के लिए या पूरे राज्य के लिए विधि निर्माण कर सकता है। तो 245 में तो एक नॉर्मल सी बात इसमें कह दी गई है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका आर्टिकल 246, जिसमें क्या किया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अब शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से किया है कि इसमें कुछ विषय आपको केंद्र को दे दिए गए हैं और कुछ विषय किसको दे दिए गए हैं, राज्यों को दे दिए गए हैं। अब कैसे, इसमें आपकी क्या है, आपकी 3 सूचियाँ हैं। कौन कौन सी सूची है, एक आपकी संघ सूची, दूसरी आपकी राज्य सूची और तीसरी आपकी समवर्ती सूची। 3 सूचियाँ। तो आपको ये याद रखना है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किस में है, आपका संविधान के अनुच्छेद 246। और एक आप अनुसूची भी पढ़ेंगे, अनुसूचियों में भी इसका वर्णन है, 7वीं अनुसूची जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अब संघ सूची क्या है, संघ सूची में जो विषय हैं उन विषयों पर, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनियन लिस्ट कहते हैं, उन विषयों पर कानून सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकता है, केंद्र बना सकता है। तो संघ सूची पर कानून, इसमें बहुत सारे संचार हो गया आपका, रेलवे हो गया आपका, ये सारे इसके जैसे बहुत सारे विषय हैं आपके, इन पर कानून कौन बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपका संघ यानी कि केंद्र बना सकता है। राज्य सूची में कौन से विषय हैं, राज्य सूची में जो विषय हैं उन पर कानून कौन बना सकता है, उन पर जो कानून बनाएगा या अधिनियम बनाएगा वो राज्य बनाएगा। जैसे आपका पुलिस हो गया, पुलिस आपका राज्य सूची का विषय है, ठीक है। इसके अलावा एक और विषय है समवर्ती सूची। अब देखिए समवर्ती सूची जो हम पढ़ते हैं ये हमने आपका कहाँ से लिया है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची हमने लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से लेते हैं हम समवर्ती सूची, अब देखिए समवर्ती सूची एक्चुअल में हमने 1935 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, भारत परिषद अधिनियम, उसमें लिया गया था। अब उससे हमारे संविधान में आपका समवर्ती सूची को जोड़ा गया है। तो समवर्ती सूची क्या होती है, इसके अंतर्गत जो विषय होते हैं इस विषय पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। लेकिन मान लीजिए कि केंद्र और राज्य ने दोनों ने कानून बनाया और उन दोनों में क्या हो गया, मतभेद हो गया, लड़ाई हो गई कि भाई आप ये करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं।
तो अगर इन केस ऐसी कंडीशन आ जाए कि भैया केंद्र और आपके राज्य के बीच में मतभेद हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में किसका कानून माना जाएगा? केंद्र का, जो भारत में केंद्र की मजबूती को दिखाता है। तो इसलिए समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के कानूनों में मतभेद हो जाए तो किसका माना जाएगा? अंत में केंद्र का ही माना जाएगा। ठीक है। संघ सूची की बात की जाए तो शुरुआत में इसमें कितने 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें कितने हो चुके हैं विषय? आपके 100 विषय हो चुके हैं। राज्य सूची में बात करें तो शुरुआती स्तर पर आपके 67 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? आपके 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची की बात की जाए तो 47, जब संविधान का निर्माण हुआ था तब आपके कितने विषय रहते हैं? 47 विषय रहते हैं, लेकिन वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? आपके 52 विषय हैं। तो आपको याद रखना है कि समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने कितने विषय हैं। ठीक है। तो ये बात आपके किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 246 में। इसके बाद आता है आपका 247 आर्टिकल। 247 में क्या है कि इसमें अगर ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त न्यायालय की व्यवस्था करनी पड़े तो ये शक्ति भी किसको दी गई है? संसद को दी गई है कि संसद ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त न्यायालयों की व्यवस्था कर सकता है। तो ये पावर भी किसके पास है? ये पावर भी आपके केंद्र के पास ही है। ठीक है। नेक्स्ट आप आते हैं किस पे? आर्टिकल 248। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, संविधान निर्माण के साथ हमने जितने जितने विषय इन 3 सूचियों में डालने थे डाल दिए, लेकिन कुछ ऐसे विषय या भविष्य में कोई अन्य चीज़ भी हो सकती है ऐसी कि भैया कोई नया विषय लागू करना पड़े। तो देखिए, जो विषय इन सब में आ गए तो वो तो बंटवारा हो गया, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जो आपके ना संघ सूची, ना राज्य सूची, ना समवर्ती सूची में आ पाए। उनको क्या कहते हैं? अवशिष्ट विषय कहते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ कहा जाता है उन्हें। ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी कि जो बचा कुछ। अवशिष्ट हम इसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो बच गया। तो अवशिष्ट शक्तियाँ, जैसे कि भाई 1994 में हम बात कर रहे हैं कि जो सर्विस टैक्स है 1994 में लाया गया। तो 1994 में जब लाया गया था आपका सर्विस टैक्स, तो वो आपका अवशिष्ट शक्तियों में ही ऐड हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद आपका क्या किया जाता है? उसके बाद आपका एक संविधान संशोधन किया जाता है, 88वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा? 88वां संविधान संशोधन किया जाता है, जिसके बाद आपका क्या किया जाता है कि जो आपका सर्विस टैक्स है उसको यहाँ से हटाकर आपका किसमें? संघ सूची में शामिल कर दिया गया। तो आपको ये याद रखना है कि जो सर्विस टैक्स है वो किससे संबंधित है? 88वां संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है। दूसरी नेक्स्ट चीज़, इस संविधान, इस अनुच्छेद के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। सबसे बड़ा विवाद का कारण यही है कि 249 क्या कहता है कि यदि राज्यसभा के, जो हमारी राज्यसभा है, उसके 1/3 लोग ये बोल दें कि भाई हमें ज़रूरत है कि हम अभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं राज्य सूची के विषय में, यह भी ज़रूरत है इस चीज़ की। तो अगर राज्यसभा चाहे तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। ये पावर किस आर्टिकल के तहत है? 249। इम्पॉर्टेंट है, ये राज्यसभा के पास ये पावर है। ठीक है। आपके इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 250, इसको मिटा दूँ, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपका अनुच्छेद 250 की। आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 क्या कहता है आपका कि आपातकाल की कंडीशन में, ठीक है, आपातकाल जब आपका लगा हो, यानी कि इमरजेंसी लगी हो, किसी राज्य में इमरजेंसी लगी हो या फिर अगर देश में इमरजेंसी लगी हो, तो इमरजेंसी की कंडीशन में, क्योंकि इमरजेंसी की कंडीशन में सारी पावर किसके पास आ जाती है? केंद्र के पास, क्योंकि भारत में कौन मजबूत है? केंद्र मजबूत है। तो जो केंद्र सरकार है यानी कि संसद है, आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर या किसी भी राज्य के लिए कानून बना सकती है। तो इसमें कंडीशन दी गई है आपातकाल। ये कंडीशन आपकी राज्यसभा पे लागू नहीं हो रही है। राज्यसभा नॉर्मल कंडीशन में भी कह सकती है कि भाई ज़रूरत है, अभी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पर राज्य सूची के विषय में कानून बना सकते हैं।
लेकिन 250 क्या कह रहा है, केंद्र सरकार के पास तभी, यानी कि संसद के पास तभी पावर है जब आपातकाल है। तो आपातकाल की कंडीशन में वो किसी भी राज्य के लिए विधि बना सकता है। ये कौन कह रहा है आपका 250। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 253। अब आर्टिकल 253 क्या कहता है कि मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी सम्मेलन हमने भाग लिया या कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हमने कोई कानून बनाया। अब उस कानून का मान लीजिए हमने क्या किया, एक कानून बना दिया तिब्बत या नेपाल के संबंध में। अब उस कानून के तहत हम सीमा पर कोई काम करना चाहते हैं। अब देखिए कि जो हमारा राज्य है, अगर हम उत्तराखंड की बात करें या ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो नेपाल या तिब्बत से टच हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भाई कि राज्य सरकार अगर बीच में आनाकानी करे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर दिक्कत होगी तो जो अंतर्राष्ट्रीय हमने करार किया है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में 253 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, ये पावर देता है संसद को कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को प्रभावी करने के लिए वो क्या कर सकता है, विधि बना सकता है। राज्य सूची के विषय पर भी क्या कर सकता है, विधि बना सकता है, या राज्य क्षेत्र के लिए भी विधि बना सकता है। मतलब वो किसी भी राज्य के लिए क्या कर लेगा, कानून बना लेगा। ये कब के है, 253 के अनुसार संसद को ये पावर है। किस कंडीशन में, जब अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय कोई हमने क्या किया है, सम्मेलन किया, उसमें कोई बात हुई है, तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर विधि बना सकते हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल हम यहाँ बीच में नहीं पढ़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो आर्टिकल जो हैं, वो आर्टिकल आपके केंद्र सरकार को मजबूत करने वाले आर्टिकल हैं। उसमें जैसे क्या कहा गया है, जैसे 258 हम आर्टिकल पढ़ते हैं, उसमें कोई भी राज्य आपका क्या कर सकता है, कोई भी केंद्र क्या कर सकती है, सरकार जो आपकी क्या है, किसी भी राज्य में अर्धसैनिक बल को तैनात कर सकती है, उसको पावर है, राज्य को उसको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट कि अगर कोई केंद्र सरकार या संसद कोई विधि या कोई आदेश अगर निकाले और राज्य सरकार उसको मानने को मना कर दे, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ आपातकाल भी लगाया जा सकता है। तो कुल मिला के जो सारी पावर है किसके पक्ष में दिखाई दे रही है, केंद्र के पक्ष में। तो ये मजबूत केंद्र को दिखाता है। तो ये सारे के सारे बीच के आर्टिकल, ये सारे के सारे केंद्र को मजबूत बनाने वाले आर्टिकल हैं, क्योंकि उनको खतरा है कि भाई आपातकाल लग जाएगा तो हमारी सरकार गिर जाएगी। नेक्स्ट जो आपका एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, वो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आपका 262। अब 262 क्या है कि भाई 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में जो नदी जल का क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। क्यों, क्योंकि भाई चलो जो हम उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत में तो ये चीज़ें थोड़ी कम दिखाई देती है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर कैसी नदियाँ हैं, सदाबहारी नदियाँ, वर्ष भर उनमें पानी रहता है, तो आदमी इतना नहीं रोकेगा क्योंकि ज़्यादा रोकेगा भी तो बाढ़ जैसी समस्या आ जाएगी। लेकिन अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, वहाँ पर अधिकतर नदियाँ कैसी, मानसूनी नदियाँ हैं, बहुत कम नदियाँ हैं जिनमें साल भर क्या रहती है, पानी रहता है। इसलिए अगर कोई राज्य पानी को रोक दे तो दूसरे राज्य के लिए समस्या हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि राज्य के बीच में नदी जल के लेकर क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। तो उस नदी जल के विवाद के निपटारे हेतु बोर्ड बनाना, उसमें न्याय करना, यानी कि वो भी 1 साल के अंदर अंदर, ये हमें किस आर्टिकल में दिया गया है, ये अधिकार संसद के पास किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 262। यानी कि कभी आपको नदी जल विवाद के लिए नियम बनाने के लिए आर्टिकल पूछा जाए, किसके लिए, नदी जल से संबंधित जो भी आपके क्या होते हैं, विवाद होते हैं, ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 262 है। और इसी के तहत आपका किसका गठन किया गया है, नदी जल बोर्ड का गठन किया गया है। नदी जल बोर्ड का गठन 1956 के लिए, ठीक है। और एक अधिनियम भी बनाया गया है। कौन सा अधिनियम बनाया गया है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। ये दोनों चीज़ों का जो निर्माण किया गया है, कौन से आर्टिकल के तहत किया गया, आर्टिकल 262 के तहत किया गया है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 263 के बारे में जो बात करते हैं हम, जो आपका क्या है, आर्टिकल 263 है, ये किसके बारे में बात करता है, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बात करता है। तो अंतर्राज्यीय जो परिषद है आपका,
उसका जिक्र किस अनुच्छेद में है? आपका अनुच्छेद 263 में है, जिसका गठन हम पढ़ चुके हैं। इसका गठन कब हुआ था? आपका 28 मई 1990। इसका कारण भी हम पढ़ चुके हैं, क्यों इस टाइम पे इसका गठन हुआ था। तो ये सारे के सारे जो आपके आर्टिकल हैं, ये आपके केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित ही हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और आर्टिकल है जो इसी से संबंधित है, वो है आपका आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 हालांकि वो संविधान के भाग 11 का भाग नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी आपका केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित ही है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो राज्यों को अनुदान दिया जाता है, विभिन्न राज्यों को दिया गया अनुदान, तो वो जो अनुदान दिया जाता है, अनुदान की बात की जाती है। अनुदान की बात किसके अनुसार की जाती है? आर्टिकल 275 के अनुसार दी जाती है या की जाती है। इसमें क्या है? संघ के द्वारा राज्यों को दिया गया अनुदान किसमें है? आपका आर्टिकल 275। अब संघ कोई भी अनुदान दे रहा है, देखो संघ जो भी पैसे खर्च कर रहा है, तो पहले कौन इसकी सलाह देता था? योजना आयोग। अब कौन है? नीति आयोग है। तो हमने एक आपके जो तनाव के कारण थे उसमें पढ़ा था कि भैया उसमें क्या होता है, आवंटन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो ये सारे के सारे जो भी आपके आर्टिकल थे किससे संबंधित थे? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित थे।